कहानी को शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? खुश हैं? कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। पेपर करीब आ गए हैं, पता है फेल तो होना ही है, तो इसी खुशी में आप लोग खुश हो गए। टेंशन बहुत है। कैसी टेंशन है? कौन है? रश बहुत है। कोई बात नहीं, आप बस तहजीब के दायरे में बैठते रहे, ना कोई आपको तंग करेगा ना आप किसी को तंग करें। हाँ, बस मुझे आपको तंग करने का जरूर मौका चाहिए होगा। ठीक है जी। चैप्टर 1 क्या सारा कंटेंट कवर करके आए हैं? क्या कुछ रह गया? पक्की बात है, कंटेंट में कुछ रह गया? पक्की बात है ना? ठीक है जी। चैप्टर 1 आईकैप का पसंदीदा चैप्टर। अगर उसका मूड आता है तो वो इस चैप्टर में से रट्टे वाले सवाल भी पूछ जाता है। उसका मूड बने तो सीम्स लॉजिकल सवाल भी निकाल लेगा, और अगर उसका मूड बनता है तो वो अच्छे खासे टेक्निकल एरिया, कंपनीज एक्ट की डिस्क्वालिफिकेशंस की गुमन गिरियों में डाल के आपको मजीद परेशान करने की पूरी ताकत रखता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोई 20 एक सवाल चुन के निकाले हैं, ताकि सारे एरियाज हम लोग मैक्सिमम कवर कर जाएं। स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं इसमें ये वाला सवाल भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था, तो वो आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। जिस दिन हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया या बच गया टाइम, हम वो भी सवाल डिस्कस कर लें। अल्टीमेट पर्पस इस क्लास का ये है कि आपको कुछ चीज़ें बताई जाएं जिससे आप एग्ज़ाम के वो जो 3 घंटे हैं उसमें सरवाइव कर जाएं। देखिए, कंटेंट आपने 6 महीने पहले भी पढ़ा है, 5 महीने पहले भी पढ़ा है, कुछ अभी भी पढ़ रहे हैं, कुछ ने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। कंटेंट हर बच्चे के दिमाग में घुसा होगा। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि आप वो 3 घंटे गुजारते कैसे आईकैप के अंदर, वो आपका मेक और ब्रेक है। शुरू करते हैं चैप्टर 1 फर्स्ट टाइप विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस? क्रैमिंग बेस्ड, जिसमें आईकैप की ये सेंस ही नहीं होती कि आपसे वो टेक्निकलिटीज पूछें। वो कहता है कि अगर एक बच्चा याद करके आया हुआ है तो उसको मैं मज़ीद अजियत देने की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। वो बस आए, जो मांगा है वो लिख दे, लिख के मेरे से नंबर ले ले और चला जाए। सिंपल एज इजी। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप 1 क्वेश्चंस हैं उसमें आपने बस एक ही काम करना है, जस्ट राइट द। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चों का एक बड़ा कॉमन सवाल आता है कि सर वो जो रट्टा है क्या वो पूरी बुक को लगाना है? क्या ऑडिट की हर चीज क्रैम करनी चाहिए? द आंसर इज नो। एक ऐसा एरिया है जिसको सिर्फ आपने क्रैम करना, दैट इज डेफिनेशंस। और ऑडिट में शायद कोई 3 या 4 डेफिनेशंस हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ऑडिट इज नॉट अबाउट क्रैमिंग, ऑडिट इज ऑल अबाउट योर अप्रोच। योर अप्रोच के आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। ऐसी चीज लिख कर आए एग्जाम में जिससे एग्जामिनर कहे यार बच्चा तो कमाल कर गया, दूसरों को काट गया। मगर मसला यहीं पे आता है कि आपको काटना नहीं आता। अब आपको काटना सिखाऊंगा। खैर, वापस आते हैं। तो लिखना क्या है, लिखना कैसे है? मुझे पता है कि आप 2 घंटे की क्लास से होके हैं, तो थोड़ा बहुत मैं इसमें फन एलिमेंट लेकर आऊँगा ताकि थोड़ा सा आप लोग भी रिलैक्स रहें। ऊपर से माहौल भी ऐसा बन गया कि कंजशन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इसमें फन एलिमेंट लेकर चलूँगा ताकि आप लोग बोर ना हो। खैर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में क्या करना है? रिटेंशन रिक्वायर्ड। यू हैव टू सिंपली राइट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू। जो याद किया हुआ उठा के लिखते हैं, कोई स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं। कुछ सवाल देखते हैं। हमारे पास 6 सवाल इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हैं। अच्छा, ऑटम 9 से लेके ऑटम 22 तक की अटेम्प्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जब ये 12 दिन का गैप ख़त्म होगा हमारा, तो नेक्स्ट 3 डेज़ में हम लोग ऑल्टरनेटिव फुल अटेम्प्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, 2 23 की और 1 24 की।
क्वेश्चन 1 ऑटम 2009 में कहता है ब्रीफली हाईलाइट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू द। अब क्या उसने मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारियां पूछी हैं? क्या उसने जनरल सवाल किया है? उसने कहा है मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां बताओ सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक रखने वाली, तो वो कौन सी होंगी? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल्स, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, और लीगल रिक्वायरमेंट्स AFRF की पूरी हुई, और रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिस्क्लोजर सारे आ रहे हो, गोइंग कंसर्न वाला काम उन्होंने किया हो, तो ये 4-5 बातें। अब अगर इसमें आप ये लिख रहे हैं कि सर जी मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर सब कुछ चीज़ें दे, मैनेजमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे, तो ये सवाल की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो इस सवाल को पढ़ना बड़े गौर से। अक्सर बच्चे मसला ये करते हैं कि वो सवाल की जो रिक्वायरमेंट है ना उसकी रूह तक नहीं पहुँच पाते, तो आपने सवाल की रूह तक जरूर पहुँचना। क्वेश्चन 2, list 3 reasons why audit evidence is considered to be persuasive rather than। ये लाइन का मतलब अगर मुझे आप में से कोई समझा दे आज, एनीवन, इस लाइन का मतलब क्या है? persuasive rather than conclusive। और कोई? ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हम वहां पे मौजूद होते हैं क्या? 12 महीने वहां पे बैठे हैं? नहीं, हमारी अजम्पशन ये होती है कि यार ऐसा हुआ होगा, तो वो एविडेंस, वो इनवॉइस, वो कागज, वो डॉक्यूमेंट्स, वो वाउचर्स हमें परसुएड करने की कोशिश करते हैं कि यार मान लो ऐसा ही हुआ होगा। अब ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, यही तो वेरीफाई करना है, इसी को हमने क्या करना है? कंक्लूड करना है। तो ऐसी कौन सी 3 रीजंस हैं? बेसिकली टॉपिक वो टेस्ट करने जा रहा है, मगर कौन सा? इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो जरा बताएंगे कौन सी, कोई सी 3 बातें? हम लोग सैम्पलिंग पे काम करते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, टाइम शॉर्टेज होता है, फ्रॉड वाली कहानी, एक और बता दें चलें, एस्टिमेट्स वाली बात। वो जो इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं उसमें से आप कोई सी भी 3 बातें उठा के यहाँ पे लिख के उसको साबित कर सकते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट। क्या एक सवाल है या 2 सवाल है? पहले आपने क्या करना है? उसको डिफाइन कर देना। जब आपने डिफाइन कर दिया तो उसके बाद क्या बतानी है उसकी? क्या ये एक ही पैरा बनेगा? पहले एक पैरा में डिफाइन करके लाइन छोड़ के नीचे हेडिंग डालें, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ, तो उसके नीचे आप कितने नंबर का सवाल है? 4 नंबर का सवाल है, तो 2 से 4 बातें आप उसको लिख दें, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ब्रीफली एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ एश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू एन एश्योरेंस क्लाइंट। 3 होती है ना? यस किसने कहा था? 2 होती हैं, और 2 कौन सी होती हैं? रीजनेबल और, तो रीजनेबल की एग्जांपल क्या होगी और लिमिटेड की क्या होगी? क्या बात है, छा गए आप लोग। तो शुक्र है मैं इस क्लास में चाय का वादा नहीं किया। डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी, अभी नहीं काटा। डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रू एंड फेयर व्यू। ये स्टीवर्डशिप क्या होती है? व्हाट इज स्टीवर्डशिप? मुझे कुछ समझ नहीं आई। हम एक बच्चे से पूछते हैं, हम सैंपल बेस पे एक बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, सर मैनेजिंग द बिजनेस, मैनेजिंग द एसेट्स ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, और कोई करीब करीब द वन दैट इज गिविंग डायरेक्शन। तो कंपनी के केस में स्टीवर्ड्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी का जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो इसके बैक एंड पे प्रिंसिपल कौन सा काम करता है? एजेंसी। एक प्रिंसिपल और एक ऑडिटर किसका एजेंट है? शेयर होल्डर्स का। मैनेजमेंट किसकी एजेंट है?
शेयर होल्डर्स की। तो बेसिकली ऑडिट है क्या? दो एजेंट्स के बीच में लड़ाई। शेयर होल्डर ने किसको रखा आगे? डायरेक्टर को फाइनेंशियल्स बना के दो। उसी शेयर होल्डर ने कहा ऑडिटर जाके उसके फाइनेंशियल्स को चेक करके आओ। तो दो एजेंट्स को आपस में लड़ाने का नाम क्या है? ऑडिट। ये ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? सर्फ एक्सेल से धो के ओपिनियन देना? नहीं। तो क्या होती है? मुझे आप सिर्फ ट्रू वाले वर्ड को एक्सप्लेन कर दें। फ्री फ्रॉम एरर्स। और फेयर क्या होता है? ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। 3 पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया और यहीं पे आप लोगों ने गलती की है। लिखा क्या हुआ था? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन। आपने सिर्फ मुझे क्या बताया? नाम। तो आप बारी बारी करते हैं ना, सैंपल बेसिस। सर 3 पार्टी में क्या क्या आता? प्रैक्टिशनर। सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं? पीछे वाला भाई। हाँ जी। सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं? आपसे पूछ रहा हूं। ग्रे शर्ट, ग्रे शर्ट, ग्रे शर्ट आप ही की है। किधर हो? कितनी उंगलियां? शुक्र है। ये सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? ठीक है, और कोई एग्जांपल दे सकते हो? जिस चीज पे काम करना। चलें एक एग्जांपल लेकर आता हूं, शायद आपने क्लास में भी की हो। आप लोग मरी जा रहे हैं, आपसे कहा जाता है कि भाई ये गाड़ी है, इसको चेक करवा के आओ कि गाड़ी मरी जा सकती है या नहीं। सब्जेक्ट मैटर क्या है? क्राइटेरिया क्या होगा? वो एसओपीज जो के उस जो मैकेनिक के होंगे। 3 पार्टी जरा मुझे निकाल के दें। इंटेंडेड यूजर कौन है? खानदान जिसने मरी जाना है, फैमिली। प्रैक्टिशनर कौन है? और वो आप लोग जो के जाके वेरीफाई करवाने गए। एविडेंस कैसे आएगा? जब सब्जेक्ट मैटर को कंपेयर करूं किसके साथ? सूटेबल क्राइटेरिया के साथ। और एंड पे क्या मिलेगा? रिपोर्ट का नाम क्या होता है? तो ये 4 बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मुझे खुद बताइए 7 नंबर का सवाल 3, 4, 3, 6 और 4, क्या ये मुश्किल सवाल है? अगर आपको इस तरह का सवाल आए कि अब में आ जाए तो क्या खुशी फील करेंगे या गम फील करेंगे? यही तो, तभी तो 12 दिन का क्रैश कोर्स है कि आपने अगर पूरे साल तो खैर नहीं, पूरे 6 महीनों में तैयारी नहीं की तो काश आप इन 12 दिनों में तैयारी करके अपना ये पेपर पास कर सकें। वो साल महीने मिक्स हो रहे हैं आज। अच्छा जी, अब आए ज़रा टाइप 2 पे। अच्छा, अभी मैं वो एरिया टेस्ट नहीं कर रहा कंपनीज एक्ट, पहले ये ज़रा 200 सीरीज करवा लूँ फिर आगे चलूँगा। सीम्स लॉजिकल पे आते हैं। इसमें क्या करना है, आपने 2 स्टेप्स में काम करना है। सीम्स लॉजिकल वो सवाल होते हैं जिसके रिक्वायरमेंट सीधी है मगर ऊपर आए के आपने एक फनकारी कराई होगी। तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपल क्या देना है, रेफरेंस देना ऑफ द क्वेश्चन। जो सवाल में सिनेरियो दिया हुआ उसको आसान करके एक्सप्लेन कर दें और उसके बाद जो चीज़ उसने पूछी है उसको बता दें। जो रिटेंशन, जो क्रैमिंग उसने डिमांड की है वो क्रैमिंग फिर आपने लिख देनी है। पहला सवाल पढ़ें। मुझे बताएं एरिया कौन सा? नाम पानी का बंदोबस्त करना। आपने अप्रोप्रिएट रिप्लाई देना है मेंशनिंग एनी 4 रीजंस इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो अब जरा अगर एक बच्चे ने पेपर को तैयार करते हुए स्प्रिंग 11 का ये सवाल अटेम्प्ट किया हो तो क्या उसके हाथ से इनहेरेंट लिमिटेशंस गुजरी होंगी? और अगर वही बच्चा इस अटेम्प्ट में बैठ के पेपर दे रहा हो ऑटम 17 वाला तो क्या उसके लिए आसानी होगी या मुश्किलात होंगी? इससे साबित क्या हुआ, पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप लोग नहीं करते हैं। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने आधे सवाल लिख के किए होंगे? 3।
जिसने 25% लिख के किए होंगे? बीस। जिसने कुछ भी लिख के नहीं किया आज तक? आधी क्लास। कोई बात नहीं, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग बाय डिफॉल्ट क्या हैं। तो इसमें ना प्राउड होना है ना शर्माना है, सीखना है, ठीक है ना। ट्रेनिंग इज द की जो कि आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। सर पार्ट बी ऑटम 16, इस लाइन में क्या मसला है? क्या रीजनेबल इंश्योरेंस हाई लेवल की होती है? यहां पे एक वर्ड गायब है। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस के साथ ब्रैकेट में एक वर्ड होता है, बट नॉट एब्सोल्यूट। एंड इज द गारंटी, क्या गारंटी देता है? और क्या हम हमेशा मिस स्टेटमेंट्स डिडक्ट करते हैं? तो 3 नंबर की जो 3 गलतियां हैं, आप जरा पार्ट सी खुद करके बताएंगे। क्या हम लोग कंट्रोल्स पे ओपिनियन देते हैं, मगर क्या कंट्रोल्स को वेरीफाई करके अपने प्रोसीजर्स को डिसाइड कर सकते हैं कि कम लगाना है या ज़्यादा लगाना है? गुड हो गया। असलम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। क्वेश्चन 2A ऑटम 19। अच्छा, इसका ना PDF ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगा हुआ है उस पर मौजूद है। असलम इज अ जूनियर। ऊपर उसने एक फनकारी की है और पूछ क्या रहा है? स्केप्टिसिज्म। उसमें आपने क्या करना है? डिफाइन, और डिफाइन करने के बाद उसकी कुछ इंपॉर्टेंस लिख के आप क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हैं। मगर जरा इस सवाल की लास्ट लाइन पढ़ें, ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू द इंक्वायरी ऑफ। अब आप अगर बिल्कुल सवाल में कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ उसको डिफाइन करिए, और डिफाइन करने के बाद उसके वो लिख दिए एलिमेंट्स या फीचर्स या इंपॉर्टेंस, तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपको सिनेरियो के साथ उस सवाल को जोड़ना है। जब तक आप नाम शाम को ऐड नहीं करेंगे, जब तक आप थोड़ा बहुत सिनेरियो के साथ खेलेंगे नहीं, आपको नंबर आई कैप नहीं देगा। तो अगर 3 नंबर में से 3 हासिल करने हैं तो थोड़ा सा इसको प्रेजेंट आपको अच्छा करना पड़ेगा। अमजद भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे जी, टेस्ट से रिलेटेड। मैं बताता हूँ, पहले ये सवाल कर लें। अमजद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं अमजद भाई? पहले आपने मुझे बताना कि ये जो 4 लाइन है इसमें मसला क्या है। अमजद कुछ गलत कह रहा है असल में। क्या कह रहा है? अमजद एक CEO है और साथ ही साथ वो मेजर शेयर होल्डर भी है। उसने आपको बुलाया कि आओ और आके हमारी कंपनी का पहला ऑडिट करो, ठीक है। मीटिंग हुई, उसका व्यू पॉइंट ये है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट इसलिए करवाया जाता है कि ये लीगली मैंडेटेड है। प्राइवेट कंपनी भी लीगली मैंडेटेड है। इस पॉइंट पे कौन कौन गया था? इस पॉइंट पे कौन कौन पहुंचा था? गुड। लीगली मैंडेटेड हर तरह की प्राइवेट कंपनी पे स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है। 1 मिलियन से ऊपर अगर उसका शेयर कैपिटल है तो करवाएगी, 1 मिलियन से नीचे करवाने की जरूरत उसको अगर नहीं है तो वो एक कागज लगाती है उसकी जगह पे। उस कागज का नाम बता सकते हैं? एफिडेविट। अच्छा, तो आपने कहा कि लीगली मैंडेटेड नहीं है, मगर क्या सवाल ने उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर कैपिटल बताया? तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर इसका शेयर कैपिटल 1 मिलियन से ऊपर है तो इस पे ये लीगली मैंडेटेड, और अगर नहीं है तो लीगली मैंडेटेड, तो ये बात करनी है। एंड इट डज नॉट ऐड वैल्यू, ये बात सुन के तो आपको तड़प जाना चाहिए। कोई वैल्यू ऐड नहीं करते आप लोग फिर क्यों पढ़ रहे हैं ऑडिट, जब आप लोग किसी कंपनी में वैल्यू नहीं ऐड कर सकते? तो वैल्यूज क्या क्या हैं सर?
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? सर बेनिफिट बता दें ऑडिट के। कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, और इसके अलावा कंट्रोल्स के बारे में। अच्छा ठीक है, और जिससे पूछा जाए ना, प्लीज वो वाला बताएं। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ से लेकर आता है? बाजार से। मुझे आपने अच्छी स्टेटमेंट बतानी है, लिखेंगे क्या मुझे वो बताएं। अच्छा, और वीकनेस है वो बता दी। अच्छा, क्या इससे कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है? ठीक है। However, he believes that audit helps in finding all major frauds of the। तो पहले आप तड़पे कहाँ पे? वैल्यू पे। फिर आपने तड़पा तो ऑल फ्रॉड्स क्यों नहीं पकड़ता? इन है। अब 7 नंबर के लिए आएगा, आपने 3 टॉपिक्स टेस्ट कर लिए, फायदे, नुकसान और वो कैपिटल वाली बात। याद है? क्लियर है? तो आपका सवाल था एक पीछे से, क्या सवाल था? कौन सा? ऊपर वाला। ऊपर वाले सवाल को लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो आपने डिफाइन कर देना कि व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, डेफिनेशंस आई के आप कहता है कि मुझे वर्ड बाय वर्ड क्राइम चाहिए, तो डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने बताना है कि जनाब असलम जो ये बात कर रहा है, ये बात क्यों कर रहा है, ठीक है, इसकी बात में कितनी लॉजिक है, और उसको समझाएंगे ये क्यों ज़रूरी है। तो वो जो सीनियर है वो असलम को कुछ ये बातें बता के साबित करेगा कि भाई ये इसलिए ज़रूरी है। अच्छा जनाब, 8 नंबर का सवाल है, ज़रा काइंडली रजिस्टर खोलेंगे अपना, कागजात निकालने। बातें बहुत हो गई हैं, अब आप लोग रिलैक्स भी हैं, अब सांस भी आ रहा है, अब पंखा भी चल गए हैं। सवाल आपके सामने है, 10 मिनट आपको दे रहा हूँ, मैंने रैंडम बेसिस पे 15 रजिस्टर पकड़ने हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 6:30 नहीं, 6:30 नहीं, 6:15। हम 8वें सवाल पे हैं, इसके बाद 12 सवाल और हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 बुक है, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, इंसिडेंट। क्वेश्चन 1 ऑटोमेटिन है ये क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो सकता है मगर अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन 1 ऑटोमेटिन। पाँच मिनट रह गए। हाँ जी हो रहा है। आखिरी 2 मिनट, आखिरी 2 मिनट।
आखिरी मिनट। चलो जी, रुक जाएं, पेन छोड़ दें। मेरा आपसे एक सवाल है, टॉपिक कौन सा था? अगर यहां तक पहुंच गए इसका मतलब है कि आप लोग एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो कहता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन हमने दी थी और उसको लगता है कि ऑडिटर ने चूंकि साफ रिपोर्ट दे दी है तो शायद तमाम एस्पेक्ट्स को चेक किया गया है और तमाम ट्रांजैक्शन ठीक हैं, उसको कोई भी कंट्रोल डेफिशिएंसी नज़र नहीं आई, तो मैं सेफली अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मुझे रिस्क नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रॉड शॉट उसमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ऑडिटर ने उसको रिपोर्ट भी नहीं किया। तो उसकी ये मिसकंसेप्शंस आपने ख़त्म करनी है कि ये हमारे ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जिसकी बिना पे हम लोग इस तरह की ओपिनियन देते हैं और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमने कौन सी एश्योरेंस दे दी है। ये एब्सोल्यूट वाला पॉइंट लिखा है, अल्लाह करे। सारी करेंगे नहीं, आप लिख दें कि चूंकि ये कॉस्टली होता है तो अक्सर कंपनीज ये कहती हैं कि यार बस फटाफट से कर दो, जल्दी कर दो, ज़रा टाइम ना लो। हम टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो उसके खिलाफ जा रही होती हैं। हम बार बार मैनेजमेंट को तंग करते हैं, वो कहते हैं सर क्या तंग करी जा रहे हैं बार बार, बस जल्दी करके जाएं, आप भी सुकून करें, हम भी सुकून करते हैं। अच्छा जी, सैम्पल बेसिस पे देखते हैं आपके कुछ आंसर्स। एक होती है 100% सिलेक्शन, वो तो पॉसिबल नहीं है। एक होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन जिसमें मेरी बाइसनेस आ जाएगी। तो बाइसनेस सामने रखते हुए जो नजरें चुरा के बैठा हो, अच्छा पहली चीज जो मेरे सामने नजर आई है वो कटिंग बहुत ज्यादा है, तो कटिंग नहीं करनी। Since auditor has given unqualified opinion, which means, सर जी मीन्स के स्पेलिंग क्या होते हैं? आपने क्या लिखा हुआ? डबल ई। Which means in his opinion, अच्छा पहली चीज़ ये कि जब मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ तो शायद मैं तंज व मिजाज के साथ उसको करूँ रिव्यू, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो बात बैठे। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं उसको जो है वो कोई ऑफेंसिव ट्रीटमेंट के साथ चल रहा हूँ। अच्छा जी, but due to some inherent limitations the auditor cannot provide absolute assurance that financial sometime management, आपने वो तो बताया नहीं कि लिमिटेशंस कौन सी हैं, वो मिसिंग है। अच्छा एक चीज़ और, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? लेटर। तो लेटर का फॉर्मेट किस किसने नहीं लिखा? नहीं लिखा, शाबाश। उसके 2 नंबर हैं, उस फॉर्मेट के नंबर हैं। ICAP का एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, लेटर का फॉर्मेट, ईमेल का फॉर्मेट, मेमो का फॉर्मेट। किस किस का? लेटर, ईमेल और क्या? टू माई बेस्ट फ्रेंड, तुमसे मुझे घड़ी मिल गई है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, योर्स ओबीडिएंटली, वो वाला जी। फीमेल साइड से देखते हैं, मिस दिखाएंगे जरा? हाँ जी, दिया पकड़ाना। यहाँ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा वो लेटर का फॉर्मेट। फर्स्टली ऑडिटर वर्क्स ऑन सैम्पल बेसिस एंड फॉलोइंग अदर मिसकंसेप्शंस हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द कमेंट्स। फर्स्टली ऑडिटर वर्क्स ऑन सैम्पल बेसिस, ठीक है ठीक है। एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये कि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये एड्रेस किसको कर रहे हैं। इन्होंने बस
लिमिटेशंस को सामने रखते हुए तीन या चार बातें बताई हैं, मगर किसको एड्रेस किया जा रहा है वो गायब है। अगर ये क्रैमिंग वाला सवाल हो तब तो आपका आंसर ठीक है, बट इसमें आपको जोड़ना था जो कि आप उसको जोड़ नहीं पाई हैं। लिखा सही है मगर आपने उसको लिंक नहीं किया। दे दें अब आपने अगर हाथ, मैंने कहा शायद अपना चेक कराने लगे हो। हुक्म पूछें। हाँ अच्छी बात यह है कि वो एक ऐसी अजम्पशन लेके बैठ गया है कि आप लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हैं, तो आपको उसको नेगेट करते हुए बाकी भी लिमिटेशंस बतानी पड़ेंगी कि हम लोग कॉस्ट वाली बात, टाइम वाली बात, सैम्पलिंग वाली बात, फ्रॉड वाली बात, कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन वाली बात, वो सारी बातें बेशक एक एक लाइन में ही कर दें, मगर कर दें उसका पेट भर जाएगा। और कोई? वो लड़के ने जाना, अगर ये आते आते टाइम ना लग जाए, आजा 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 आजा। डियर फ्रॉड नहीं, डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, although auditor has expressed an unqualified opinion, but auditor always, एक सेकेंड, इसमें ऑडिटर कौन था? हम थे ना, तो आपने ये क्यों हम हैं या हम नहीं हैं? अच्छा ठीक है। Although auditor has expressed an unqualified opinion, but auditor always provide reasonable level of assurance. एक ही लाइन में दो दफ़ा ऑडिटर आ रहा है, कहाँ गया? एक ही लाइन में दो दफ़ा आपने वर्ड डाल दिए ऑडिटर, तो जब एक दफ़ा लिख लिया तो आगे देव का वर्ड यूज हो सकता था। बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस ड्यू टू द फॉलोइंग इनहेरेंट लिमिटेशंस। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो डिस्पाइट द अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देयर माइट, टी गायब है आपका, देयर माइट बी undetected control deficiencies and fraudulent conduct of management or misrepresentations in the financial statements. The auditor opinion cannot be merely used for decision about investment. ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है, मगर इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। सर वो भाई ने बहुत पीछे से हाथ खड़ा कर दिया कहीं, अब इसको आगे पहुंचते पहुंचते कोई 1000 साल लगेंगे। हजारों साल ननकिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। हाँ नहीं, भाई ने कागज रख के भेजा। मेहरबानी सर, ये दो हैं, वाह, आते आते एक ऐड कर दिया। अच्छा जी, एन ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो इसका मैं क्या करूं, क्योंकि इसमें आपने जोड़ा ही नहीं उसको। ये तो एक रट्टे वाला सवाल का रट्टे वाला जवाब दिया आपने कि व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस। इस पे मार्क्स अगर वो देगा भी ना तो सवाल था 7 नंबर का। पहली बात तो ये लेटर का फॉर्मेट गायब है, तो 2 कट गए, 5 रह गए, 5 का हाफ करें, अब वो 2.5 में से मार्क्स देगा आपको, तो देख लें को 1.5 नंबर आ जाएगा। जोड़ा ही नहीं है आपने, बिल्कुल भी नहीं जोड़ा, आपने रट्टे वाले तर्ज में उसको आंसर किया हुआ है। ये किसका था? बाय प्रोडक्ट। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, ये अच्छा लिखा हुआ लग रहा है, ड्यू टू विच एन ऑडिटर वर्क्स ऑन सैंपल बेसिस एंड कैन नॉट वेरीफाई द एफएस इन ऑल। अच्छा एफएस अगर तो आपके पास टाइम है तो गो फॉर द कंप्लीट वर्ड। ऑल्सो इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू डिटेक्ट फ्रॉड। फर्दरमोर, unqualified opinion does not mean that financial statements are surely good, free from all the national material aspects, because auditor gives reasonable not absolute assurance. Following are the reasons। ठीक है, बेहतरीन है, बाकियों से बहुत अच्छा लिखा है, बस एक गलती है, इसी खुशी में चाय पिला दें। एक गलती है कि आपने करेक्टर्स के नाम को हल्का सा बस टच किया डियर फ्रेंड लिख के, नीचे थोड़ा सा उसको एक आधी लाइन में मजीद इनकॉर्पोरेट करके अगर आप लिखें तो कहानी मजीद अच्छी बन सकती है। 1000 साल पीछे भी
चल दे दो, कुछ यहां से भी दे दें। अच्छा जी, एक और आया हमारे सामने, टू द फ्रेंड, योर व्यू पॉइंट योर व्यू पॉइंट रिलेटिंग टू द रोल ऑफ ऑडिटर इज रॉन्ग, दिस इज क्रिएटिंग एन एक्सपेक्टेशन गैप। ठीक है, ये मैं वर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई तो लिखेगा। एज यू बिलीव ऑडिटर हैज अराइव्ड ऑन द कंक्लूजन आफ्टर टेस्टिंग मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस देयरफॉर एफएस आर करेक्ट, माय व्यू पॉइंट, ठीक है, गुड। इन्होंने क्या किया है, लाइन बाय लाइन उसकी लाइन पकड़ी, अपना व्यू पॉइंट दिया विद एडिंग ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। No deficiencies and fraudulent conduct has been reported by the auditor means it's safe. This belief is a misconception. Fraudulent conduct or misrepresentation involves collusion and complex techniques which sometimes cannot be identified. Provide reasonable assurance. ठीक है, ये अच्छा है, ये अप्रोच अच्छी है कि लाइन बाय लाइन उन्होंने काम किया है। एक लाइन पकड़ी, अपना व्यू पॉइंट दिया, उस व्यू पॉइंट में क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन। तो दिस इज अ गुड वन। दे सर 1000 साल पहले है। अच्छा जी, ये लास्ट है, उसके बाद आगे चलते हैं। बारी 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 भाई, सैंपल बेसिस पर ऐसे ही होती है ना। अच्छा जी, डियर फ्रेंड, ऑडिटर वर्क्स ऑन सैंपल बेसिस इन विच अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन हैव बीन टेस्टेड इंस्टेड ऑफ majority transactions. However, after applying all procedures, there is an inherent limitation that auditor, ठीक है। omit का स्पेलिंग क्या होते हैं, ये किसका है? रोबस्ट, रोबस्ट लिखने की कोशिश किया मगर उसको यू खा गए हो। अच्छा, गुड है, ये लास्ट है, उसके बाद आगे चलते हैं ना। डियर फ्रेंड, आई रीड स्लैश हर्ड, ये कौन है, ये किसका है, कहाँ है? या रीड लिखो या हर्ड लिखो, बाकी ये रेड होगा ना, रीड नहीं होगा। आई रेड कमेंट्स मेड बाय यू ऑन एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑफ द सेंट्रल लिमिटेड एंड आई वांट टू लेट यू नो अबाउट द misconceptions you have related to auditor work on unqualified opinion. Auditors, एक काम करें, जब तक मैं इसको देखता हूँ, आप ज़रा ये 5 सवालों को अटेम्प्ट तो करें। मैं करता हूँ। मुझे आप लोगों ने सिर्फ बताना है कि अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। लाइन बाय लाइन वो जो बात कर रहा है और जो आपके सही बात लगती है, डिफरेंस जहाँ पे आ रहा है वो गैप ही है ना। आप ये कहेंगे कि तुम गलत सोच रहे हो, हकीकत ये है, और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस। हाँ जी, ए से लेके डी तक, बल्कि ई तक, ये आखिरी वाला ई है, ई तक आपने फैसला करना है। स्प्रिंग 10 का सवाल है ये। नहीं, बस दिमाग में बनाना। ओहो,
चलिए स्टार्ट करते हैं। फरूख एंड कंपनी, अब सुन ले यार, फरूख एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड एन ऑफर कि वो आके ऑडिट करें इब्राहिम गैस कंपनी का। अब आपने वर्ड गैस पढ़ लिया है, अब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। यूटिलिटी, पैसे देखते हैं या नंबर ऑफ डेज देखते हैं? तो यहाँ पे बिल कितने टाइम से पेंडिंग है? लिमिट क्या है? अपॉइंटमेंट हो सकती है? क्या आप पैसे देखेंगे? आफ्टर 100 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दो मसले हैं, आगे चलते हैं। पहला चले अज्यूम करें कि 90 दिन नहीं 100 दिन है, अज्यूम कर लेते हैं। आफ्टर 100 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन द डायरेक्टर्स ऑफ रहमान लिमिटेड डिसाइडेड टू अपॉइंट मिस्टर शाहिद एज द कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मिस्टर शाहिद वाज एम्प्लॉयड बाय आरएल बिफोर ही स्टार्टेड हिज ओन प्रैक्टिस। उसको नौकरी छोड़े 3 साल का वक्फा हो गया। क्यों? कंपनी बनी कब है? 100 दिन पहले। वो भी रूल्स के तहत करेगी, उन्हीं रूल्स के तहत करेगी, ऐसे नहीं कि पिक एंड चूज करके बैठ जाएगी। वो आप लोग अज्यूम करते हैं, वो अजम्पशन लेकर चलते हैं कि इसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। हाँ जी, पार्ट 3, डायरेक्टर्स ऑफ फजल लिमिटेड ने कहा है कि वो अपॉइंट करेंगे सईद एंड कंपनी को वन ऑफ द पार्टनर स्पाउस किसे कहते हैं? शरीक-ए-याद के पास सब्सिडरी के 1000 शेयर था। जिस कंपनी को ऑडिट करना है उसके नहीं है, सब्सिडरी के हैं। इस सवाल को करने का तरीका क्या वो सुन लें। इस तरह के सवाल में ना 2 कंपनीज होंगी, एक मेन कंपनी जिसके लिए आपको बुलाया गया है, सुन लेना, एक मेन कंपनी जिसका आपने ऑडिट करना है, वो होल्डिंग भी हो सकती है, वो एसोसिएट भी हो सकती है, वो सब्सिडरी भी हो सकती है, और साथ वो दूसरी कंपनी देगा। पहले आपने ये डिटरमिन करना है कि अगर दूसरी कंपनी में क्या आप ऑडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको फैसला करने के बाद दूसरा फैसला आपने ये करना है कि क्या दोनों कंपनीज का आपस में कोई रिश्ता है या नहीं है। उसके बाद ये फैसला होगा कि आप असल वाली कंपनी को ऑडिट करेंगे या नहीं करेंगे। आप ज़रा मुझे ये बताएं, क्या ये एफएल को ऑडिट कर सकता है? चलें आसान करता हूं, क्या एफएल की सब्सिडरी का कर सकता है? नॉर्मल रूल के तहत पार्टनर की स्पाउस शेयर्स रख के बैठी हुई है, तो रूल ये कहता है कि आप अपॉइंट नहीं है। एक्सेप्शन है कि अगर आप डिस्क्लोज कर दें एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और विद इन 90 डेज आपने क्या करना है, तो फिर आप कर सकते हैं। तो अगर एफएल के सब्सिडरी का कर सकते हैं तो फिर एफएल का भी, और अगर एफएल के सब्सिडरी का नहीं कर सकते फिर डी करें। ये बाप वाला पॉइंट आ रहा है। एक पेड अप कैपिटल 4.5 मिलियन वाली प्राइवेट कंपनी सीए, ये भाई साहब कौन है? कर सकते हैं? आखिरी पॉइंट बता दें, आखिरी पॉइंट बता दें। बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी का ऑडिट ABCD, ए में क्या हो रहा है देखिए जरा। ये सवाल में एक ट्रिक है। रूल क्या है? रूल ये है कि अगर फर्म ने, सुने, पहली बात इंडिविजुअल पार्टनर की लायबिलिटी देखें, वो क्या 1 मिलियन को क्रॉस कर रही है? नहीं। क्या इन्होंने बताया कि कुल मिला के पार्टनर्स कितने हैं? नहीं। बट ये बता दिया कि किसी की भी मैक्सिमम क्या हो सकती है? 399। अगर इस फर्म के 2 पार्टनर्स है तो क्या 1 मिलियन क्रॉस हो रहा है? अगर 3 हो फिर हो जाएगा। तो आपने यही बात बतानी है
कि चूंकि सवाल में उसने नंबर ऑफ पार्टनर्स हमें डिटरमिन करके नहीं दिए, तो अगर मिला के एग्रीगेट इन पार्टनर्स की लाइबिलिटी 1 मिलियन को क्रॉस नहीं कर रही तो अलाउ है, अदरवाइज अलाउ। पार्ट सी पहले करें, पहले सी करें फिर डी करें फिर बी करना है, सी डी बी। अज्यूम करते हैं कि नहीं, वहाँ पर एक्सेप्शन है कि क्रेडिट कार्ड के केस में आपने अमाउंट देखनी है, उसके अलावा अमाउंट नहीं देखनी और उसको ऐड भी नहीं करना। ये क्लास के बाद बताता हूँ। हाँ जी, पार्ट सी बता दें। और यार लीगल प्रैक्टिशनर कर सकता है, ये होता कौन है? ये लीगल प्रैक्टिशनर कौन होता है? लॉयर होता है। तो अब डी भी बता दें लगे हाथ। डी बताएं। मिस्टर सादिक हैज रिसेंटली ज्वाइन योर फर्म एज अ पार्टनर। उससे पहले वो कहां पे थे? स्ट्रॉबेरी के बोर्ड पे थे। कब तक? 30 जून 2009 एज अ, ये नॉमिनी क्या होता है? अपॉइंटेड बाय। पहला सवाल, क्या इसके पास तमाम तर डायरेक्टर्स के राइट्स, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज वगैरह होती हैं? ये लिख लें, ये लिख लें, अपनी फनकारियां ना मारें, लिख लें, मैं बोलता हूं लिखें। अगर आप लोगों को याद हो ना तो कैफ 7 में डायरेक्टर की डेफिनेशन है, किसी के पास है बुक? डायरेक्टर मींस डायरेक्टर, हर वो बंदा जिसके नाम के साथ डायरेक्टर लिखा है उसके पास डायरेक्टर की तमाम अथॉरिटीज, तमाम राइट्स, तमाम ड्यूटीज सेम अवेलेबल होते हैं। तो बेशक वो नॉमिनी हो, बेशक वो इंडिपेंडेंट हो, अगर वो डायरेक्टर है इट मींस कि वो डायरेक्टर है। फर्क ये है कि ये बंदा चाहे इंडिपेंडेंट हो और चाहे नॉमिनी हो, ये दो कंपनियों को जोड़ ही नहीं सकता, दो कंपनियों को एसोसिएट नहीं बना सकता। अब करेंगे सवाल। – 2012 का ऑडिट करना है, तो अगर 12 का ऑडिट करना है, 30 जून 12 का ऑडिट करना है, तो अपॉइंटमेंट कब होगी? पिछले साल के एंड पे 9 तक वो वहां पे था, क्या 3 साल का वक्फा गुजरा है? अपॉइंटमेंट हो सकती है? नहीं। अब पार्ट बी करें। सवा 6 बल्कि 6:30 उनसे कह दो कि क्लास अब 6:30 होगी, 6:30 से 7:45 तक कंफर्म टाइम, फिक्स टाइम, ये टाइम चेंज नहीं होगा जी। किस पे? पार्ट डी में फर्म से हटके बाकी पार्टनर कर सकता है, बाकी शर्त है, बाकी पार्टनर कर सकता है, मगर उसके पास क्या होना चाहिए? हाँ जी, पार्ट बी में क्या हो रहा है? एप्रिकॉट एंड कंपनी, समझिएगा, एप्रिकॉट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास ऑफर आई है कि आगे ऑडिट करो। किसका? हमारी मेन कंपनी कौन सी है? ज़हन में होनी चाहिए। मिस्टर पंपकिन एक नॉमिनी डायरेक्टर है जो कि किसके बोर्ड पे बैठा है? बनाना के बोर्ड पे बैठा है, और साथ ही साथ वो 25% शेयर्स रख रहा है किसमें? और पार्टनर की स्पाउस के पास भी शेयर्स है, कहाँ के? आपने ऑडिट किसका करना है? अब कुछ टाइम के लिए इसको साइड पर रख के सोचेंगे क्या मैं वाटरमेलन को ऑडिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। पार्टनर की स्पाउस के पास वाटरमेलन के शेयर्स हैं, ये वही बात होगी कि अगर तो डिस्क्लोज करके तो कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट अगर ये एक्सेप्शन माइनस कर दूं, बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
एक बंदा एक जगह पे नॉमिनी है और एक जगह पे वो 25% की शेयर होल्डिंग रख के बैठा है, क्या ये नॉमिनी वाला डायरेक्टर दो कंपनियों को जोड़ सकता है? तो वाटरमेलन में मैं ऑडिट करूं या ना करूं, उसका बनाना में फर्क पड़ेगा? तो बनाना में कर सकता है। अब ये बात बोलेगी, ये करें बिलाल एंड कंपनी। कहाँ है? पहले ये कर लूँ, हम कर दो। ये लो। हाँ जी, बिलाल एंड कंपनी। बिलाल एंड कंपनी के पास ऑफर आई है कि ऑडिट करें किसका? अच्छा, ये वर्ड लिखा हुआ है बिलाल एंड कंपनी, तो बॉडी कॉर्पोरेट होगी ना? किस किस को लगता है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है? बिलाल एंड कंपनी, ये बॉडी कंपनी का वर्ड यूज हो रहा है, तो बॉडी कॉर्पोरेट बन गई ना। ये एंड कंपनी का मतलब कंपनी नहीं होता, ये एंड कंपनी मींस एसोसिएट्स, पार्टनरशिप है ये बेसिकली। बिलाल एंड कंपनी के पास ऑफर आई है कि ऑडिट करो किसका? आईजेके का। टोटल पेड अप कैपिटल जो कि आईजेके का है वो कितना है? जिसमें से 130 क्या है, तो बाकी क्या होगा और वो कितना होगा? 860। आपने डिसाइड करते हुए ऑर्डिनरी देखना है या प्रेफरेंस देखना है? ऑर्डिनरी शेयर, सिर्फ ऑर्डिनरी देखना। ये लिख लें, ये भी लिख लें, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर देखते। मैं तभी सवाल चुन के लाया, मुझे पता यहाँ पे आप लोगों ने फंसना है। पहले मैंने जो आपको सवाल दिए ना, वो जस्ट वो नहीं होता, एक चारा डालते हैं कि आओ। क्या? एक दफा फिर से पूछिएगा, एक दफा फिर से पूछिएगा उनसे, वो दूसरी बात है, वो और चीज़ है, दोबारा से पूछिएगा। अच्छा, 990 में से 130 क्या है? ऑर्डिनरी। फरियाल द वाइफ ऑफ अ पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी इज अ डायरेक्टर एट LMN which holds 50 million नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड 2 million ऑर्डिनरी शेयर्स इन। ये कौन होल्ड कर रहा है? LMN होल्ड कर रहा है या उसकी वाइफ होल्ड कर रही है? LMN होल्ड कर रही है। फरियाल ऑल्सो होल्ड्स 10,000 शेयर्स इन LMN। 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का क्या मुझे कुछ सोचना चाहिए? नहीं। अच्छा, 130 का शेयर कैपिटल है जिसमें से 2 मिलियन उसने होल्ड किया हुआ है। अब 130 का शेयर कैपिटल है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? डिवाइडेड बाय 10। 10 क्या है? पार वैल्यू 13। तो 2 डिवाइडेड बाय 13 करके बताएं आंसर क्या आ रहा है? 2 डिवाइडेड बाय 13 करके बताएं आंसर क्या है? 15 पॉइंट समथिंग आएगा। 15 पॉइंट कितना? 15.38। एसोसिएट बनने के लिए कम से कम कितने % होने चाहिए? 20। ये 20 है? नहीं। 2 कंपनीज एसोसिएट बनी है। अब बताएं ऑडिट हो सकता है? हाँ जी, हाँ। उसके लिए आपने क्लासिफाई करते हुए सिर्फ ऑर्डिनरी को सामने रखना होता, अदरवाइज हो सकता। अच्छा जी, अब आगे चले, जरा मुझे बताइए, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट को कंसिडर किया जाता है? नहीं, नहीं भाई, सिर्फ ऑर्डिनरी को। अच्छा, अगर आप एक जगह पे फ्रीलांसर हैं तो क्या फ्रीलांसर एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आता है? नहीं आता? या आता है? फ्रीलांसर
नहीं आता, फ्रीलांसर नहीं आता। इसका पार्ट ए कर लें, मैंने पार्ट बी सी बता दिया, पार्ट ए कर लें। मतीन, जो आप लोग इतना सोच रहे हैं ना, लाइन नंबर 2 सेकंड लाइन का तीसरा वर्ड पढ़ें, फोर्थ, बीइंग प्रमोटेड। क्या ये पार्टनर बन गया? तो जब ये पार्टनर नहीं बना, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी। वो जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो पूरी टीम पे अप्लाई नहीं होती, सिर्फ किस पे होती हैं? एंगेजमेंट पार्टनर पे होते हैं। तो इसके साथ वादा किया जा रहा है कि हम तुम्हें पार्टनर बनाएंगे, मगर क्या बना दिया है? तो आगे कुछ भी लिखा हो, इस पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। जो एंगेजमेंट पार्टनर जो ऑर्डर करने के लिए जा रहा है, यार ये सवाल तो लिख के करने वाला बनता है, और हमारे पास टाइम भी आखिर 10 मिनट है, 5 मिनट लिखने के, 5 मिनट मैंने पढ़ने के। आज का आखिरी सवाल है, मैं वैसे 20 सवाल लाया था, बट चले असल में ये एक सवाल भी 3 सवाल नहीं है ना, ये ए बी सी तीनों अलग अलग सवाल है। करें 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 करें। ऊपर वाले में रिश्ता कौन सा है? नीचे वाले में? उससे नीचे वाले में? कुछ भी नहीं, बस ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब करें, हो गया? पहले वाले में कर सकता है? वजह बताएं। अच्छा एक सेकंड, पार्ट बी में कर सकता? पार्ट सी में कर सकता है? पार्ट सी में कोई रिश्ता है? आपस में डिपेंड कर रही हैं, तो पार्ट सी में तो मसला कोई नहीं ना। मसला पार्ट ए पार्ट बी का है। रूल क्या था? एक सेकंड, कुल मिला के डिस्क्वालिफिकेशंस कितनी है? 11 को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं? 10 एक तरफ आ जाती हैं, एक जो शेयर्स वाली है, जो एसोसिएट्स वाली है, वो एक तरफ आ जाती है। अगर आप एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हैं तो उसकी होल्डिंग भी गई, सब्सिडरी भी गई। एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो गए, होल्डिंग भी गई, सब्सिडरी भी गई। जो पहली 10 हैं
शेयर्स वाले को माइनस करके, तो ये डिस्क्वालीफाई, होल्डिंग भी गई, सब्सिडरी भी गई, मगर एसोसिएट नहीं जाती। एसोसिएट सिर्फ किस में जाएगी? अब मुझे बताएं, सवाल में मसला उन 10 में से है या शेयर्स में से है? पहली में क्या बन रही है? सब्सिडरी बन रही है, तो पूरा ग्रुप फारिग नहीं होता, सब्सिडरी फारिग हो जाएगी ना। नीचे क्या है? इसमें क्या होगा? एक्सेप्शन वाला पॉइंट उठेगा, और नीचे कोई रिश्ता है। आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने कुछ और करें या ना करें, घर जाके जितने सवाल आज क्लास में किए हैं एटलीस्ट वो ही लिख लें, तो आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा मैं एक सवाल आपको और बता दूं, स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन नंबर 8 और स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन नंबर 1A, स्प्रिंग 18 का 1A, स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन नंबर 8, ये दो उसमें ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, कल हमारा एरिया है कोड ऑफ एथिक्स, बात सुन लें यार, उसके सवाल तकरीबन एक ही पैटर्न के हैं, तो अगर हम कल वहाँ से जल्दी फ्री हो गए तो हम इसमें घुस जाएंगे वापस। ठीक, बराबर रखा।